अध्याय 9 भगवान की भाषा। रॉडी ने छोटी सी इमारत में निकोल का पीछा किया। पहली मंजिल में मेज और कुर्सियां थीं, लेकिन उन्हें बेतरतीब ढंग से रखा गया था। ऐसे कंटेनर थे जिनका रॉडी उद्देश्य नहीं जानता था। छोटे जार और फूलदान थे। साफ सुथरी किताबों से भरी अलमारियां भी थीं। उस पर नज़र डालने पर रॉडी तुरंत देख सकता था कि ये किताबें वाकई पुरानी हैं। वे प्राचीन चर्मपत्र किताबें थीं। बस ये किताबें बहुत पैसे के लायक थीं। कमरे के कोने पर खड़ा मानव कंकाल और भी डरावना था। अंधेरे कमरे में भयानक सफ़ेद हड्डियां एक फीकी चमक बिखेरती दिख रही थीं। रॉडी अनजाने में उस ओर चला गया। उसके आश्चर्य के लिए खोपड़ी पर एक लाल निशान था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। रॉडी मदद नहीं कर सका, लेकिन कंकाल को छूना चाहता था जब उसकी आंखों ने लोहे की शेल्फ पर कुछ बोतलें देखीं। बोतलें चांदी की बनी होती थीं और उन पर लेबल लगे होते थे। दुर्भाग्य से वह इस पर शब्दों को नहीं समझ सका। यह पूरे साम्राज्य में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पाठ नहीं था। उन बोतलों को मत छुओ। उसके पीछे से निकोल की ठंडी आवाज़ आई। रॉडी ने तुरंत अपने हाथ वापस ले लिए जो एक बोतल तक पहुंच रहे थे। निकोल ने रॉडी को एक नज़र दी। हालांकि उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन उसका स्वर नर्म था। बोतलों में इनमें से कुछ चीज़ों को छुआ नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपके सामने दूसरी बोतल। यदि आप सावधान नहीं थे और इसे अपने हाथों पर गिरा दिया, भले ही यह थोड़ा सा भी हो, तो आप मर जाएंगे। आपका पूरा हाथ तुरंत गल जाएगा और केवल हड्डियों को पीछे छोड़ देगा। रॉडी चौंक गया। क्या ये सब जहर हैं? निकोल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं, ये सब सिर्फ प्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। रॉडी ने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहता था, लेकिन निकोल ने उसे और सवाल पूछने का मौका नहीं दिया और जोर से उससे कहा, मेरे पीछे आओ, जल्दी। निकोल मुड़ी और ऊपर चली गई। रॉडी ने तेजी से पीछा किया। दूसरी मंजिल एक बड़ी खुली जगह की तरह थी। रेलिंग से पहली मंजिल पर हॉल देखा जा सकता था। पहली मंजिल के मुकाबले दूसरी मंजिल पर चीज़ें ज़्यादा थीं। उसके पास एक पुरानी मेज थी जो अपना रंग खो चुकी थी और उसके ऊपर एक अजीब सा यंत्र भी था। दीवार पर अलमारियां बड़ी थीं और पहली मंजिल की तुलना में 3 गुना अधिक किताबें संग्रहित की गईं। रॉडी ने अपने पूरे जीवन में इतनी प्राचीन पुस्तकें नहीं देखी थीं। कोने में एक टिकाऊ लेकिन जंग लगे लोहे की तिजोरी भी थी। उस चीज़ पर जंग की मात्रा ने दिखाया कि वह रॉडी और निकोल की संयुक्त उम्र से भी पुरानी थी। बीच में टेबल जैसा एक बड़ा चबूतरा था जिस पर और भी चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। कुछ जार और बोतलें थीं और उनमें से कुछ मेज पर गिर गई थीं। रॉडी पुराने चर्मपत्र के कुछ टुकड़े खोजने के लिए आगे बढ़ा। उन पर गंदी लिखावट से पता चलता है कि वे शायद किसी तरह के टेस्ट नोट्स या लिखित रिकॉर्ड थे। अचानक चर्मपत्र पर एक रेखा ने रॉडी की रुचि को आकर्षित किया। उच्च दबाव वाले बर्तनों की कमी, विफलता, एम्पायर एक्सएक्सएक्स। डेंडोंग, डांडोंग। रॉडी मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, माई गॉड, यह ज्ञानी संत डांडोंग के नोट हैं। निकोल ने रॉडी को हल्के से देखा और पूछा, इसमें क्या उपद्रव है? क्या झंझट? रॉडी चिल्लाया, डांडोंग के नोट्स। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन बाजार में डांडोंग के ऑटोग्राफ की कीमत कितनी है? निकोल ने मुंह फेर लिया, इसके बारे में क्या? यहाँ ये सारी चीज़ें ऋषि डांडोंग ने छोड़ दी थीं। वहाँ रखी अलमारियों में डांडोंग के परीक्षण नोट हैं। इसके अलावा ये उपकरण अवशेष हैं जिन्हें डांडोंग ने पीछे छोड़ दिया था। उन वर्षों के दौरान यह डांडोंग की प्रयोगशाला थी। महान ऋषि की प्रयोगशाला। रॉडी ने अपना मुंह खुला रखा हुआ देखा। लेकिन डांडोंग की लैब आपके घर में, यहाँ? निकोल ने उदासीनता से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पूर्वजों में से एक डांडोंग का प्रशिक्षु था। ग्रैंडमास्टर डांडोंग अपने बुढ़ापे में हमारे घर में रहते थे और यह उनका कार्यस्थल था। ये सब ग्रैंडमास्टर डांडोंग की बुद्धि के अवशेष हैं। रॉडी ने उत्साह से सांस छोड़ी। ऋषि डांडोंग उन मूर्तियों में से एक थे जिनकी उन्होंने बड़े होने पर पूजा की थी। डांडोंग के सुधार के बिना उनके जैसे नागरिक इंपीरियल अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साम्राज्य में 10 साल के बच्चे भी जानते थे कि डांडोंग साम्राज्य में चमत्कार लेकर आया था। यह वास्तव में सच है। ये वास्तव में ग्रैंडमास्टर डांडोंग की बुद्धि के अवशेष हैं। साथ ही ये सब हमारे परिवार के पूर्वजों को विरासत में मिला था। निकोल का स्वर भी कुछ उदास था। दुर्भाग्य से यह भी हमारे परिवार की त्रासदी है। सदियों तक मेरे पूर्वजों में से कोई भी इन नोटों के ज्ञान को नहीं समझ सका। मेरे पूर्वजों में से 3 ने अपने बाद के वर्षों में ग्रैंडमास्टर के नोट्स का अध्ययन तब तक किया जब तक कि वे मानसिक थकावट से मर नहीं गए। मेरे पिता की भी इसी प्रयोगशाला में मृत्यु हो गई। क्यों? क्या ग्रैंडमास्टर की बुद्धि बहुत कठिन और गहन थी? निकोल धीरे से मुस्कुराए। यह काफ़ी अजीब सी मुस्कान थी जिसमें दुख दिखाई दे रहा था। कोई विचार नहीं। हम नहीं जानते कि डांडोंग की बुद्धि किस बारे में थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी उनके सबसे महत्वपूर्ण नोट्स को नहीं समझ सका। डांडोंग के नोट्स में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान हमारे साम्राज्य या किसी भी महाद्वीप पर किसी भी भाषा के सामान्य पाठ में नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि यह कौन सी भाषा है। निकोल का लहजा मजाक से भरा था। कई बार हमें यह भी संदेह होता है कि डांडोंग ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह भगवान की भाषा थी। मेरे पूर्वजों ने कई तरह की प्राचीन किताबें पढ़ीं और अभी भी इस भाषा को समझ नहीं पाए। भगवान की भाषा? रॉडी हैरान था। क्या इस दुनिया में सच में भगवान है?
अप्रत्याशित रूप से इस बार निकोल ने उस पर नज़र नहीं डाली जब उसने गुस्से में कहा, केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही जान सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके परिवार की पीढ़ियां ईश्वर की भाषा से मोहित थीं और उन्होंने व्यर्थ में कड़ी मेहनत की थी। इससे परिवार को बहुत समय लगता था और यहाँ तक उनकी जान भी चली जाती थी। यह ट्यूलिप परिवार के लिए भारी बोझ बन गया। नतीजतन निकोल के मन में भगवान के लिए कोई सम्मान नहीं था। रॉडी हैरान था और मदद नहीं कर सका, लेकिन मेज और प्राचीन चर्मपत्र को धीरे से सहलाया। उसने सावधानी से पूछा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? निकोल ने शर्माते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह सिर्फ वह प्रतिकृति है जिसका मैं अध्ययन करता था। मूल को पहले ही छिपा दिया गया है। रॉडी ने तुरंत चर्मपत्र नोटों को पकड़ा और उन्हें फैला दिया। निश्चित रूप से चर्मपत्र नोटों का पहला पृष्ठ साम्राज्य की सामान्य भाषा में लिखा गया था। हालांकि नोटों के पीछे एक अलग भाषा में लिखा गया था। पात्र भी बेहद जटिल थे। प्रत्येक स्ट्रोक ऐसा लग रहा था जैसे इसे छेनी से नाजुक रूप से काटा गया हो। ग्रंथों की संरचना भी नाजुक थी। प्रत्येक शब्द वर्गाकार ब्लॉकों जैसा दिखता था और उनका एक विशेष पैटर्न भी था। यह निश्चित रूप से किसी भी भाषा में नहीं थी जिसे रॉडी समझ सकता था। हालांकि कभी कभी कुछ डिज़ाइन और चित्र थे। एक नज़र आपको बताएगा कि ये ब्लूप्रिंट थे। दुर्भाग्य से उनके चारों ओर लिखे गए सभी शब्द भगवान की भाषा में थे। निकोल ने रॉडी को नज़रअंदाज कर दिया, जो भेड़ की खाल को घूरते हुए भौहें चढ़ा रहा था। इसके बजाय वह कोने में लोहे की अलमारी में चली गई और कुछ जब्त किया। इसके बाद लोहे की कैबिनेट खुल गई। रॉडी तुरंत मुड़कर देखने लगा। यद्यपि वह एक योद्धा था, लेकिन उसकी संचालन पद्धति में भी उसकी रुचि थी। वह जानता था कि निकोल लॉकिंग स्पेल का इस्तेमाल करती है। यह एक तरह की जादुई तकनीक थी, एक तरह की स्मृति जादू। यह ऐसा था जैसे कैबिनेट व्यक्ति की आवाज़ को याद रख सकती है और अगर ध्वनि मेल खाती है तो ही वह अनलॉक होगा। इस तकनीक का आविष्कार भी 200 साल पहले ग्रैंडमास्टर डांडोंग ने किया था। निकोल की पीठ ने रॉडी के दृष्टिकोण को अवरुद्ध कर दिया। उसने कैबिनेट से एक संकीर्ण बॉक्स निकाला और फिर लोहे की तिजोरी का दरवाजा बंद कर दिया। निकोल ने बॉक्स को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ रखा था मानो वह कोई अमूल्य खजाना हो। उसने ध्यान से उसे खोलने से पहले मेज पर रख दिया। अब आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिता ने इसे 2 दशक तक देखा है, जबकि मैंने इसे 7 साल तक देखा है। हम कुछ समझ नहीं पाए। क्या आपको लगता है कि आप इसे समझ सकते हैं? निकोल ने ठंडी टिप्पणी की। क्या निकाला? वो क्या है? रॉडी उत्सुक था। निकोल ने उसे देखा और अपनी बाहों को लहराया। रॉडी को तुरंत वापस फेंक दिया गया, जैसे कि एक रेत का थैला बाहर फेंका जा रहा था और वह कोने से टकराया। निकोल ने रूडी को ठिठुरते हुए देखा और कहा, तुम भूल गए होंगे। मैंने कहा था कि जब आप और मैं बातचीत करते हैं तो आपको मुझे मास्टर के रूप में संबोधित करना चाहिए। अब इधर आओ, मृत खेलना बंद करो। मुझे पता है कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं। इस तरह गिरने से आपको चोट भी नहीं लगेगी। खड़े होते ही रॉडी खुद से बुदबुदाया। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन चुपके से शाप दिया। वह इतनी क्रूर क्यों है? एक दिन मैं और जब वह उग्र है तब भी वह इतनी सुंदर क्यों है? सांस। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए रॉडी मेज पर चला गया। जब उसने देखा कि डिब्बे में क्या है तो उसने एक गहरी सांस ली और लगभग चिल्लाया।